Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with yet another important topic of commerce, and in today's video I will discuss MCQs based on auditing. आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एंड इस टॉपिक पे बेस्ड और भी पार्ट्स आएंगे बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है सीरीज में, ठीक है। तो आई वांटेड टू कन्वे समथिंग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे दैट आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का DM आया है, कुछ ने मेल किया है मुझे इस बार भी, एंड लास्ट टाइम भी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मिली थी जब 2020 वाले एंट्रेंस कंडक्ट होने वाले थे कि मैं MCOM एंट्रेंस के लिए भी आपको जो है प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो स्टूडेंट्स यही रीज़न है कि आज से मैंने जो है आपके लिए ये सीरीज़ भी स्टार्ट की है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो ये एनिमेटेड बॉय है, अगर ऐसी हालत आपकी भी है कि आप परेशान है हाउ टू प्रिपेयर फॉर MCOM एंट्रेंस 2021, तो ये सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। आज से जो है मैं ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। अगर आप MCOM एंट्रेंस 2021 में के लिए जो है अपियर करने वाले हैं, ना सिर्फ BHU, अगर किसी और भी यूनिवर्सिटी में भी आप अगर MCOM एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जितनी भी सीरीज़ के वीडियोज़ रहेंगे सारे ही यूज़फुल रहेंगे। एंड यही रीज़न है कि मैंने आज एक कॉमन टॉपिक चूज़ किया है जो कि BCom एंड MCOM दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप BCom एस्पायरेंट है तो भी आपके लिए ऑडिटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड अगर आप MCOM एंट्रेंस एस्पायरेंट है तो भी आपको ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स। एंड फर्दर वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स भी सेपरेटली कवर होंगे जो सिर्फ MCOM के सिलेबस में ही हैं, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आई होप ये टॉपिक थोड़ा बहुत तो आप सभी ने पढ़ा होगा, एंड जो MCOM एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने BCom में ये एक सेपरेट पेपर की तरह पढ़ा है ऑडिटिंग। सो इन केस अगर आप पहले ब्रशअप करना चाहें अगर आप अपने कंसेप्ट इन MCQs को अटेम्प्ट करने से पहले, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऑडिटिंग पे बेस्ड वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप इन वीडियो से अपना कंसेप्ट ब्रशअप कर सकते हैं। एंड जो भी BCom एंट्रेंस एस्पायरेंट्स हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि आपके एंट्रेंस सिलेबस में ऑडिटिंग कौन सी हेडिंग के अंडर में आता है। तो ये आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ पे जब आप कंपनी फॉर्म पढ़ते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी के साथ साथ आपको ऑडिटिंग या कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, तब आपको आपके सिलेबस में आपको ये सेपरेटली बिकॉज नहीं मिलेगी ये हेडिंग। आपको ऑडिटिंग अगर आप ढूंढेंगे तो आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, मेन हेडिंग्स में एटलीस्ट आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है जब आप BHU BCom एंट्रेंस सिलेबस को रेफर करेंगे तब, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे जहाँ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको ऑडिटिंग जो है बिल्कुल पढ़ना है स्टूडेंट्स। एंड आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में ऑडिटिंग का कितने टॉपिक हैं ऐसे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि सारा आपको नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड ऑफ कोर्स राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर पता होना चाहिए। रेस्ट इज़ नॉट फॉर यू। मतलब ये है कि आज का ये जो वीडियो है इसमें जो भी MCQs हैं उन्हें आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। वो MCOM स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि MCOM स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ना है एंड जो एडवांस सेक्शन है वो भी पढ़ना है, ठीक है। एंड जस्ट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स, to prepare well you all need to cover more and more topic and practice more and more MCQs, and as I am here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. So अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। एंड चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स आर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A ऑप्शन से इस प्रोडक्ट, B प्रोसेस, C मैनेजमेंट या फिर जैसे आप सिस्टम ऑडिट भी कहते हैं, D रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन ऑडिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो BCom एस्पायरेंट्स हैं आपके लिए ये जितने भी 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मे बी रेलिवेंट ना हो बिकॉज वो आपके सिलेबस से बाहर हैं, ठीक है। तो जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, रेस्ट आपको नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट पूछा है, तो मैंने जैसे कि पहले मेंशन किया है स्टूडेंट्स कि आपके लिए टाइप्स जो है रिलेवेंट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट आपके सिलेबस का बिल्कुल पार्ट है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो BCom एस्पायरेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एंड मैंने जैसा कहा कि MCOM एस्पायरेंट्स के लिए तो सारे के सारे ही क्वेश्चन रेलिवेंट हैं बिकॉज आपको बेसिक भी पढ़ना है, एडवांस लेवल भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे देखिए स्टूडेंट्स
ए ऑप्शन में पूछा है कि प्रोडक्ट ऑडिट इज टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट और नॉट, ठीक है। बी है प्रोसेस ऑडिट भी होता है, मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन ऑडिट, तो ये सारे ही क्वालिटी ऑडिट के टाइप्स हैं, इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आप ई ऑप्शन को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है कि व्हेन द ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, द ऑडिट इज क्लासिफाइड एज एन डैश क्वालिटी ऑडिट। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म मेंशन है ऑडिटी, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है उसे हम कहते हैं ऑडिटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि फर्स्ट लाइन में ऑडिटर जो मेंशन है वो किस पर्सन को कहते हैं, जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट कर रहा होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग हो रही होती है उसे हम ऑडिटी कहते हैं, ठीक है। आपके क्लाइंट, ऑडिटी एंड ऑडिटर, यही तीन जो है आपकी पार्टीज होती हैं जब ऑडिटिंग का ये जो प्रोसेस है ये जब कंडक्ट हो रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में तीन ही पर्सन होते हैं, तीन ही पार्टीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट करता है, दूसरा होता है ऑडिटी जिसके लिए ऑडिट कंडक्ट हो रहा होता है या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन पे ऑडिटिंग कंडक्ट की जा रही होती है, एंड थर्ड इज द क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑडिटी और ऑडिटर के बारे में यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर ऑडिटर जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय हो तो इस तरह के ऑडिट को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सेज इट्स इंटरनल ऑडिट, बी सेज इट्स एक्सटर्नल ऑडिट, सी कंप्लायंस, या डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी तो नहीं होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक साथ नहीं होता है कभी भी। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि ऑडिटर जो है वो कंपनी का ही एक एम्प्लॉय है, तो इसलिए इस तरह के जब भी ऑडिटिंग कंडक्ट की जाती है जहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो ऑलरेडी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो इस तरह की ऑडिटिंग को हम इंटरनल क्वालिटी ऑडिटिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, ठीक है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट is the dash system audit which examines suitability and effectiveness of the system as a whole। So students जैसा कि मैंने आपको कहा कि टाइप्स ऑफ ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऐसे टाइप ऑफ ऑडिट को आइडेंटिफाई करना है, पहचान लेना है, जिसके बारे में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मेंशन है विच एग्जामिन्स suitability एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की ऑडिटिंग नहीं होती है, अदर एस्पेक्ट्स भी ऑडिट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये इस तरह का ऑडिट है विच एग्जामिन्स द सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर वर्किंग सिस्टम, यानी आपका जो वर्किंग सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम पे वर्क कर रही है उसकी सूटेबिलिटी या इफेक्टिवनेस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरह के ऑडिट को कंडक्ट करते हैं पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वालिटी ऑडिट होता है ना, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम की इफेक्टिवनेस भी एंड सूटेबिलिटी भी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। Alright, each of the three parties involved in an audit dash plays a role that contributes to its success। Of course मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स की जो थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ऑडिटिंग के पूरे प्रोसेस में वो कौन सी होती हैं, एंड ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों ही ऑडिट जो पार्टीज़ होती हैं इन्वॉल्व, इनके अपने रोल्स होते हैं, और अगर ये अपने रोल्स को प्रॉपरली कंडक्ट ना करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है दे में गो रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसे आप पढ़िए, जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी ये तीन चीज़ें एक ही ऑप्शन में मिल जाए यही आपका सही ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना, जिसमें मेंशन है द क्लाइंट, द ऑडिटर एंड द ऑडिटी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑडिटर वो पर्सन होता है जो ऑडिटिंग कंडक्ट करता है, ऑडिटी वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी ऑडिटिंग की जा रही होती है, और क्लाइंट जो उस ऑडिटर को हायर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही पार्टीज आपको डी ऑप्शन में मिल जा रही है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है आपसे कि एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, ठीक है। जो ऑडिटिंग का बेसिकली प्रोसेस है ये इन 3 स्टेप्स में कंडक्ट होता है। आपको ये बताना है कि अगर ये तीनों स्टेप्स सही हैं तो आप ट्रू मार्क करेंगे, अगर ये तीनों स्टेप्स सही नहीं है, इनमें से एक भी सही नहीं है, तो आपको फॉल्स पे टिक करना है। देखिए स्टूडेंट्स जो BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है कभी भी उसमें MCQs इस तरह से नहीं पूछे जाते कि आपको ट्रू या फॉल्स पूछा जाए, बट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। फिर भले ही वो आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले, कभी ट्रू एंड फॉल्स दे दे, कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, या फिर अगर आपको मैच द फॉलोइंग भी देता है तो भी आपको जो है सिर्फ आपका कंसेप्ट यूज़ करना है,
पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन डजेंट मैटर्स। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न में है जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको मेंशन करना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है। पैटर्न ऑफ द एमसीक्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बीएचयू में वैसे नहीं आते हैं ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी तक तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे सही है या नहीं, ठीक है। तो ए सेज इट्स अ प्री एग्जामिनेशन और ओपनिंग मीटिंग विद द ऑडिटी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है गिवन, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। सेकेंड पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व्स अ suitability ऑडिट ऑफ द documented procedures against the selected reference standards, ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। थर्ड इज द ऑडिटर एग्जामिन्स इन डेप्थ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। यानी कि ये सारे ही ऑप्शंस जो दिए मैं आपको स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेप्स, ये तीनों ही स्टेप्स करेक्ट हैं एंड करेक्ट ऑर्डर में भी हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट द गिवन 3 स्टेप्स आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड पैटर्न है। देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एन एक्सटर्नल ऑडिट आर मच हायर एज कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितना टाइम कंज्यूम होता है, या फिर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ये दोनों ही एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट अगर आप कंपेयर करें तो एक्सटर्नल ऑडिटिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एक्सटर्नल ऑडिट के केस में, एंड जो कॉस्ट होती है पूरे ऑडिटिंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए वो भी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जब भी एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है आपको एक ऑडिटर को हायर करना होता है और भी बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। इन केस आप इंटरनल ऑडिट की अगर बात करें तो ऑडिटर आप ही का खुद का एम्प्लॉय होता है, एंड वहाँ पे चीज़ें जो है बहुत सारे एक्सपेंसेस कट शॉर्ट हो जाते हैं एंड टाइम भी कम लगता है। तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। इसलिए आप ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है कि ऑडिट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रोसेस को अगर आप देखेंगे, सिंपल सा अगर आप एक व्यू लें, ठीक है, तो हमेशा हम जो हमारा फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस होता है उसका जो एक्चुअल रिजल्ट किसी भी केस में आता है, ठीक है। आप किसी भी प्रोसेस की बात कर सकते हैं, सिर्फ ऑडिटिंग नहीं, जो एक्चुअल रिजल्ट होते हैं वो हमेशा किससे कंपेयर किए जाते हैं, जो कि पहले से स्पेसिफाइड आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं या प्लान होता है, ठीक है। हमेशा उसी से आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे ईजी सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑडिटिंग हमेशा जो भी उसका एक्चुअल रिजल्ट होता है वो हमेशा स्पेसिफाइड रिजल्ट्स के साथ उसे कंपेयर किया जाता है, डेविएशन है या नहीं ये भी देखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको अगर पढ़नी है तो जो डिटेल्ड वीडियो है ऑडिटिंग पे जो मैंने पहले प्रोवाइड किया था उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। एंड फिर अगर आप चाहें तो आप अपने कंसेप्ट्स को एक बार जब ब्रशअप कर लें उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि द डैश इज ऑल्सो expected to provide the resources needed and select staff members to accompany the auditors. So students यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे इस डैश में क्या आप फिलअप करेंगे सो दैट ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड, यानी कि ऑडिटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं वो जो है उस पर्सन को प्रोवाइड करनी होती हैं। एंड जो भी सेलेक्टेड स्टाफ मेंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो स्टाफ ज़रूर इन्वॉल्व होता है जब भी ऑडिटिंग कंडक्ट की जा रही होती है, जो कि ऑडिटर्स को अकम्पनी करते हैं। अगर ऑडिटर्स किसी तरह के किसी पेपर की डिमांड करते हैं, किसी तरह के पास्ट रिकॉर्ड्स अगर वो जो है देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी उन्हें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो ऑडिटर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं वो जो भी चीज़ें वो ऑडिटर देखना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है ऑडिटी, बिकॉज ऑडिटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड, ठीक है। ऑडिटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, ऑडिटी प्रोवाइड करता है। एंड जो सेलेक्टेड स्टाफ मेंबर्स चाहिए होते हैं जो कि बेसिकली ऑडिटर की हेल्प करने के लिए होते हैं, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, ऑडिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑडिटी क्या होता है, वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑडिटिंग की जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में है, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि For the benefit of the organization, quality auditing should only report non-conformances and corrective actions, but should not highlight areas of good practice. So students देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, बट जहाँ से ये गलत हो जा रहा है, जहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है वो कहाँ पे है, जहाँ पे ये मेंशन है दैट इट शुड नॉट हाईलाइट एरियाज ऑफ गुड प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स इट शुड हाईलाइट एरियाज ऑफ गुड प्रैक्टिस, यहाँ पे नॉट जैसे ही लग जा रहा है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन इट सेल्फ। ठीक है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी ऑडिटिंग है, इट शुड रिपोर्ट नॉन कन्फर्मेंसेस, करेक्टिव एक्शंस, ये सारी चीज़ें एंड एरियाज ऑफ गुड प्रैक्टिस भी इसे हाईलाइट करना चाहिए। अगर ये नहीं करता है हाईलाइट तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर यू कैन वर्क मोर टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रही है, या कहाँ पे ऐसा स्कोप है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है बेटरमेंट के लिए वर्क कर सकती है, तो दैट इज़ एरियाज ऑफ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इट शुड हाईलाइट, यहाँ पे नॉट जैसे ही लग जा रहा है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा Who among the following can be appointed as the auditor of a company? Alright students, यहाँ पे ऑडिटर की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है कि who can be appointed as an auditor of the company, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली इसके लिए। तो ए ऑप्शन सेज इट पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सी मिस्टर वाई हु ओज ₹500 टू द कंपनी, या डी मिस्टर जेड हु इज द होल्डर ऑफ अ सीए सर्टिफिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी कोई पार्टनर या डायरेक्टर कंपनी का हो वो ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ऑफ कोर्स कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेगा, तो ये ए और बी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए मेंशन है मिस्टर वाई हु ओज ₹500 टू द कंपनी। देखिए अगर मैं कंपनी के लिए ₹1 भी ओ करती हूँ, अगर कंपनी में मेरा किसी भी तरह का ₹1 का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर एसोसिएटेड है मेरा कंपनी के साथ, तो मुझे ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता वहाँ पर। तो ₹500 अगर मिस्टर वाई के इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कंपनी के साथ, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी ऐसे पर्सन की जिसकी किसी भी तरह की फाइनेंशियल बेनिफिट एसोसिएटेड होती है कंपनी के साथ, उससे कभी भी इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका देख सकते हैं आप, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मिस्टर जेड हु इज़ दी होल्डर ऑफ अ सीए सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स जो ऑडिटर्स होते हैं उनके पास ये सीए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी वो एज एन ऑडिटर जो है उनकी एलिजिबिलिटी होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। कन्फर्मेशन ऑफ द कोड इज नेसेसरी फॉर डैश। सो स्टूडेंट्स आपको इस डैश को फिलअप करना है, गिवन ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो सुटेबल है, जो करेक्ट है, उस ऑप्शन को आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ए सेज इंक्रीजिंग दी शेयर कैपिटल, ठीक है, बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सी कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, या डी इशू ऑफ न्यू शेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए कोड की कन्फर्मेशन किस केस में नेसेसरी होती है, हमेशा अगर आप शेयर कैपिटल अपनी रिड्यूस कर रहे हैं तो, और ये क्वेश्चन आपकी ऑडिटिंग से सीधे सीधे एसोसिएटेड नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है, आपके सिलेबस का जो ये पार्ट है जहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे जहाँ पे भी आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसी के साथ एसोसिएटेड उसका एक टॉपिक ये है आपका ऑडिटिंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसके बारे में बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ऑडिटिंग से ही रिलेटेड है, बट इट इज़ काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, इसे पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कन्फर्मेशन ऑफ कोड इज़ नेसेसरी फॉर, ये किस केस में नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए, जब हम कैपिटल को जो है रिड्यूस कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल को अगर रिड्यूस किया जा रहा होता है तो कोड से एक कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि ऑडिट मीन्स, ठीक है, तो ऑडिट जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है आपसे। तो सी ऑप्शन अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स, ठीक है, यही होता है बेसिकली ऑडिट। ठीक है, ऑडिटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं, इन सब की एग्जामिनेशन होती है प्रॉपर, इसी को आप ऑडिटिंग कहते हैं। एंड सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम टू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा जो भी अकाउंट्स वो एग्जामिन कर रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ए ऑप्शन है टू द शेयर होल्डर्स, बी टू द कोर्ट, सी टू द बैंक, या डी टू द जनरल पब्लिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टू द शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स अल्टीमेट ओनर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अदर ऑप्शंस वैसे भी इतने इररिलेवेंट हैं कि आप एलिमिनेशन के थ्रू भी इसे जो है कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, तो टू द शेयर होल्डर्स ऑफकोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ए मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, सेल ऑफ लैंड इज अ डैश। ठीक है, तो सेल ऑफ लैंड आपको बताना है कि इसका नेचर क्या होता है, या फिर ये
ये रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें रिसिप्ट मेंशन है और 2 ऐसे हैं जिनमें एक्सपेंडिचर मेंशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेल ऑफ लैंड हमेशा जो है एक रिसिप्ट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपने लैंड को सेल किया है तो उसके अगेंस्ट आपको जो कंसिडरेशन रिसीव हुई होगी वो रिसिप्ट के फॉर्म में होगी, ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। तो सी और डी को तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड सेल ऑफ लैंड रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है या कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये आप डिसाइड करके जो है एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो सेल ऑफ लैंड देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेल ऑफ लैंड हमेशा किस नेचर की होती है, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट तो है बट कौन सी वाली, तो ए और बी इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए आपको हमेशा जो ट्रांजैक्शन उसका नेचर पता होना चाहिए, ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रहा है कि सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीक्रेट रिजर्व जो है ये कौन क्रिएट करता है, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्रिएट कर सकती हैं या बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं वो कर सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कर सकती हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी ऑडिटिंग से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बिकॉज जो ऑडिटिंग और अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं की ऑडिटिंग की जाती है, अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है एंड अकाउंट्स में कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व अपीयर करते हैं। तो ये कौन सी कंपनी में के केस में आपको सीक्रेट रिजर्व्स मिल जाएंगे, ये सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के ही केस में आपको सीक्रेट रिजर्व्स मिलेंगे। अदरवाइज जो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, इस तरह की कंपनीज को सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने की परमिशन नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो करती नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइदर होली और पार्शली, सच एरर्स आर कॉल्ड। तो देखिए, जब भी हम किसी एरर को नोट करना ही भूल जाते हैं, ट्रांजैक्शन को मेंशन करना ही भूल जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भूल जाना एक तरह का एरर ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स प्रोविजंस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय अ फर्म इज कॉल्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो भी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, जो बैलेंसेज हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में, या फिर जो प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने या लॉस अगर सफ़र किया है, तो इस तरह के वेरिफिकेशन को आप क्या कहते हैं, ये कौन से टाइप का ऑडिट है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। ए इज कंटिन्यूअस ऑडिट, बी इज बैलेंस शीट ऑडिट, सी इंटरम ऑडिट या डी पार्शियल ऑडिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बैलेंस शीट ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जितने भी कंटेंट मेंशन है ये सब बैलेंस शीट के कंटेंट हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज, रिजर्व्स प्रोविजंस या प्रॉफिट या लॉस जिसकी भी बात हो रही है, ये सब बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं। तो आप ऑफकोर्स रिलेट करके भी आंसर कर सकते थे यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट्स बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। तो इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है कि वाउचिंग ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज वाउचिंग ऑफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑडिटिंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं और ऑडिटिंग पता है बट वाउचिंग नहीं पता है, तो आपको ये कहा जाएगा कि आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वाउचिंग के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल सबसे पहले मैं इसी के बारे में बता देती हूँ। देखिए, वाउचिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इट्स सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है। किसी भी तरह की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसके साथ उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, और इसी की चेकिंग को हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जामिन करने को हम वाउचिंग कहते हैं। सो वाउचिंग ऑफ द बैलेंसेज ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज द वाउचिंग ऑफ। तो इट इज़ इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। इसको केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी, इम्पर्सनल लेजर, इसे मार्क कर लीजिए आप। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डैश को फिलअप करना है, कौन सी एसेट का बेस्ट एग्जाम्पल आप बता सकते हैं एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली किस तरह की एसेट होती है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए फिक्टिशियस एसेट्स, बी इंटेंजिबल एसेट, सी वेस्टिंग एसेट या डी फ्लोटिंग एसेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं ना, इन एसेट्स की कोई फिजिकल या टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बट इन्हें किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है एज एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। तो जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये इसी नेचर के होते हैं, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट्स में काउंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका
जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहा है कि पीरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिकल ऑडिट होता क्या है? पीरियोडिकल ऑडिट बेसिकली आप उस ऑडिट को कहते हैं, उस टाइप ऑफ ऑडिट को जो कि एक रेगुलर पीरियड पे या किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर जो है कंडक्ट किया जाता है। उसे कंडक्ट किया जाता है हमेशा कब? जब किसी एक फाइनेंशियल ईयर का या फाइनेंशियल पीरियड का एंड होता है, ठीक है। तो पीरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसको हम और क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास फाइनल ऑडिट, बी इंटरिम ऑडिट, सी बैलेंस शीट ऑडिट या डी इनकम स्टेटमेंट ऑडिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं इसे, ठीक है। इट इज़ द अदर नेम फॉर पीरियोडिकल ऑडिट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हम पीरियोडिकल ऑडिट कब करते हैं? जब एक फाइनेंशियल ईयर का या फाइनेंशियल पीरियड जो होता है उसकी एंड हो जाती है, ठीक है। वो उस पीरियड के एंड पर ही हमेशा पीरियोडिकल ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। एंड बैलेंस शीट भी कब प्रिपेयर की जाती है? जब एक फाइनेंशियल पीरियड जो होता है वो एंड हो जाता है, उसके बाद ही हमेशा हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए आप इन दोनों को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पीरियोडिकल ऑडिट का जो अदर नेम है वो क्या है? बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। So this is all for today students. I hope the questions were clear to you, and if you have any queries you can drop them in the comment box, and also if you have any other concerns you can mail me at infobhu@gmail.com, या फिर आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हैं, आपको infobhu का पेज मिल जाएगा इंस्टा पे। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.